जी मलिक सुहेल खान साहब। जी सुहेल खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया स्पीच करने का। मैं यहाँ चूंकि काफ़ी मेंबर्स ने इस बारे में बात की है कि जो वाकया बजट के दौरान हुआ, मुझे उस पर अफसोस तो ज़रूर है लेकिन शर्मिंदगी नहीं है। शर्मिंदगी इस वजह से नहीं है कि मेरा लीडर शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे और बड़े प्लान तरीके से उन पर हमला किया गया। और मैं समझता हूं कि उस वेंडलिज्म या तलंगेपन को अगर मैं मोअज़्ज़िज़ बन के वहां खड़ा देखता रहता और मेरे लीडर पर हमला होता तो मैं समझता हूं कि ये मेरी गैरत के खिलाफ था, क्योंकि वो बड़े प्लान तरीके से इमरान खान के कहने पर सारी दुनिया जानती है कि इस तरीके की हरकतें होती हैं, वरना नून लीग का ना ऐसा मिजाज है और ना ही हमारी ऐसी तरबियत है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये इस बात से तैयार रहें कि इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, वरना ये तीन दिन अवाम के या हमारे जाया ना होते जिस तरीके से डिले की गई चीजें। जनाब स्पीकर, मैं अब बजट की तरफ आता हूं जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने चौथा बजट चौथे वजीर खजाना की जेर निगरानी पेश किया, बल्कि शायद चौथा भी नहीं, पता नहीं कौन सा बजट है, क्योंकि हर 2-4 महीने बाद कीमतें बढ़ती हैं और मिनी बजट्स के तौर पर आती हैं। आदाद और शुमार का ये गोरख धंधा जो आम आवाम को समझ आते आते गरीब अंधेरे के अंदर गुम हो जाएगा और मुकम्मल तौर पे मायूस हो चुका है। इमरान खान के खोखले वादे, खोखले नारे और ख्याली पुलाव जो कि मुर्गियों के अंडों से शुरू हुई थी इकॉनमी। जनाब स्पीकर, एक बड़ी अजीब बात है कि पूरी कौम से खिताब करता है वजीर आजम और मुश्किल हालात में उन्हें हल बताना चाहता है कि मैं एक बेहतर इकॉनमी की तरफ हम जाना चाहते हैं, और बात कहां आती है कि आप अंडे रखें और मुर्गियां रखें। ये उनके पास हल है इस कौम को तरक्की की तरफ ले जाने का। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि इसमें इमरान खान का भी कसूर नहीं है। जिस शख्स ने एक दिन पूरी जिंदगी में नौकरी ना की हो, उसे क्या पता कि नौकरी पेशा के मसाइल क्या हैं। जिस शख्स ने एक दिन कारोबार ना किया हो, उसे क्या पता कि कारोबारी अफराद का मसला क्या है। जिस शख्स ने कभी जमींदारा ना किया, उसे क्या पता कि किसान का मसला क्या है। जिसकी सारी जिंदगी 11 खिलाड़ियों और क्रिकेट स्टेडियम में गुजरी हो, वो किस तरीके से इस चीज का अंदाजा लगा सकता है कि मैंने मुल्क के मामलात किस तरह चलाने हैं। जिसे घर वाले बताते हो कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, जिससे टीवी से पता चलता हो कि डॉलर के रेट्स क्या हैं, तो मैं समझता हूं कि उससे गिला जो है वो बिल्कुल ही एक अजीब सा सवाल है। यहां कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी की हमारी कुलीग हिना बीबी तकरीर कर रही थी और वो बड़े अहम मसले की तरफ निशानदेही कर रही थी, अफगानिस्तान वाले, और बड़ी सीरियसली और बड़ी सिंसियरली वो सारी बात बता रही थी आपको। लेकिन उन्हें शायद इस चीज का अंदाजा नहीं कि इमरान खान के अंदर वो वुसअत ही नहीं, वो डेप्थ ही नहीं कि जो इन बातों को सोच सके। और जहां तक मामला है उनके पार्टी का, तो मैं कल 2-3 अपने उस तरफ बैठे हुए साथियों की तकरीरें सुन रहा था। मेरे साथ ही जिला है उनका, खटक साहब का। तो उनका
तो रवैया ये है कि वो अभी तक कंटेनर से ही नहीं उतरे हैं। स्पीकर साहब, इन्हें कंटेनर वाले मोड से निकालें, कंट्री वाले मोड में लाएं इन्हें। मैं तो सिर्फ एक ही शेर मुझे याद आता है इनकी सारी कारकर्दगी पे, बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। जनाब स्पीकर, यहां हर मेंबर ने रियासत मदीना का जिक्र किया और खास तौर पे हुकूमत की तरफ से और इमरान खान साहब की तरफ से अपनी हर तकरीर में रियासत मदीना का जिक्र होता है। और मैं ये कहूंगा कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। और अफसोस की बात है क्योंकि जो रियासत मदीना है वो हमारे लिए इंतहाई मुकद्दस, जब हम रियासत मदीना का नाम लेते हैं तो हमारे दिलों में ठंड पड़ जाती है। लेकिन अफसोस ये होता है कि ये रियासत मदीना का नाम लेकर झूठ बोलते हैं। आधा आधा सिपारे की पहले तिलावत करके उसके बाद झूठ बोलते हैं। कोई कहता है मैंने अल्लाह को जान देनी है, उसके बाद झूठ बोलता है, खौफ नहीं आता उसे। परसों ही मैंने तकरीर सुनी परवेज खटक साहब की, बुजुर्ग हैं। मुझे हलफ दें यहां पर केपीके वाले के जो उनकी तकरीर थी, क्या वो सच पे मबनी थी? ये कौन से रियासत मदीना का तस्वर पेश करते हैं? इनके रियासत मदीना का प्रचार सुन सुनकर यकीन करें कि मैं तो इस कहने पर मजबूर हूं कि कहां मैं और कहां आबे कौसर से धुली ये खलकत, कहां मैं और कहां आबे कौसर से धुली ये खलकत, मेरा तो दम घुटता है इन पारसाओं में। तो इसलिए मैं इनसे मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करें को बाहर की दुनिया को कहने दें कि रियासत मदीना के ऊपर चल रहे हैं आप। खुद ही बैठकर खुद नुमाई, खुद पसंदी, और हाल बिल्कुल बुरा है। मैं अब जनाब अपने हल्के के चंद मसाइल, क्योंकि टाइम की भी महदूद है, और मैं अपने हल्के के चंद मसाइल आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हल्का अटक का NH56 आपके बिल्कुल हल्के के साथ ही है। प्लीज इंटरप्ट ना करें और सुने, हौसले के साथ सुने। स्पीकर साहब, इनमें हौसला नहीं है। कौम को आज तक पता नहीं चल सका कि ऑपोजिशन कौन सी है। सुहेल खान साहब, आप अपनी तकरीर जारी रखें इसलिए प्लीज। मैं अपने हल्के की बात करना चाहूंगा कि मेरे हल्के का सबसे मेन मसला गैस का है, क्योंकि जिस तरह कई मेंबर्स ने यहां पर कहा कि हमारे जिले गैस और पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग, ऑयल प्रोड्यूसिंग जिले हैं, तो खास तौर पर मेरा हल्का जिसमें 3 तहसीलें, तहसील जंड, तहसील पिंडघेब और तहसील फतेहजंग, वहां से बेशुमार जगह से गैस और तेल निकलता है। और कई ऐसे वेल्स हैं जो 1913 में लगाए गए थे, 100 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन कई ऐसे बेशुमार इलाके हैं जिन्हें अभी तक गैस की फराहमी नहीं मिल सकी है। खास तौर पे मैं यहां जरूर जिक्र करूंगा मेरी तहसील जंड, जिसमें कई वेल्स लगे हुए हैं गैस के, और वहां से गैस निकल के दूर दराज इलाकों में जा रही है, लेकिन पूरी जंड तहसील में किसी एक गांव के पास भी गैस नहीं है। पिछले 3 साल में यहां पर मेजर ताहिर साहब ने भी जिक्र किया था कि 2 स्पेशल असिस्टेंट जो अनइलेक्टेड हैं, वो 3 साल में जाकर वहां लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और 50-50 गांवों की लिस्ट देकर आते हैं कि जी यहां पर गैस मिलने वाली है, लेकिन 3 साल में कोई एक्टिविटी वहां शुरू नहीं। कल परवेज खटक साहब यहां फरमा रहे थे कि जी हमने फैसला किया कि 5 किलोमीटर के अंदर हम आपको गैस देंगे जिस जहां से निकलेगी। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि आप एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आइन का हिस्सा है, ये हमारा हक है जो आपको देना चाहिए। ये हमने किया था। ये सबसे बड़ा मसला है। और दूसरा, मेरे इलाके का 68 करोड़ रुपया जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास रॉयल्टी के तौर पे पड़ा है पेट्रोलियम की मद में, वो मैं चाहता हूं कि हमारे जिले को वापस मिले ताकि हम आवाम के ऊपर और उनकी फलाह और बहबूद के ऊपर खर्च कर सकें।
जनाब स्पीकर, दूसरा अहम मसला फतेहजंग पिंडी घेब रोड, जो आप भी शायद वाकिफ होंगे या कई जो लोग कराची से ट्रांसपोर्ट आती है, हैवी ट्रांसपोर्ट, वो वहीं से गुजरकर मियांवाली, तलागंग और फतेहजंग से गुजरकर गदून या हत्तार इंडस्ट्रियल एरिया या इस्लामाबाद आती है। और अफसोस ये होता है कि आपके इलाके में भी या तलागंग से आगे तमाम जगह से एक्सप्रेस हाईवेज और नेशनल हाईवे के पास है, लेकिन एक 65 किलोमीटर का टुकड़ा जो मेरे फतेहजंग से गुजरता है वो इंतहाई खस्ता हाल है। मेरी गुजारिश है कि उसे भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हैंड ओवर किया जाए ताकि उसमें बेहतर उसकी सूरत हाल हो सके। उसके साथ फतेहजंग बाईपास, बहुत कम शहर ऐसे हैं पाकिस्तान में कि जिनके बाईपास नहीं है। फतेहजंग की ऐसी उसके वकूअ है जगह है कि जहां से KPK, वजीरिस्तान और तमाम इलाके या कराची भी जाते हैं, लेकिन अभी तक उसका बाईपास नहीं बना है। तो मेरी गुजारिश है कि उसका बाईपास के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद CPEC, जनाब स्पीकर, CPEC तकरीबन 200 किलोमीटर से ज्यादा का CPEC वो मेरे हल्के के बीच में से गुजर रहा है और फिर डेरा इस्माइल खान या मियांवाली की तरफ जाता है। जनाब, इस हुकूमत के आने से पहले दिन रात बड़ी तेजी से काम हो रहा था, लेकिन अब पिछले 3 साल से बिल्कुल तातुल का शिकार है। मेरी गुजारिश है कि उस पर भी काम शुरू होना चाहिए और लास्ट 3 मिनट्स जी। इंटरचेंजेस है उन पर इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम की जाए। फिर उसके बाद एयरपोर्ट, हमें बड़ी खुशी हुई थी कि मेरे इलाके में इस्लामाबाद एयरपोर्ट चूंकि मेरे इलाके में बना हुआ है, लेकिन यकीन माने कि उधर के देहातों को एयरपोर्ट के बनने से ज्यादा मुश्किलात आई हैं, क्योंकि ना तो उन्हें वहां कोई नौकरियां मिली हैं, अभी भी सिविल एविएशन में जो भर्तियों है उसमें ना होने के बराबर शेयर मिला है वहां पर हमारे जो लोग हैं रिहायशी। फिर रावलपिंडी बाईपास, जो कि अब बहुत मशहूर एक स्कैंडल बन चुका है, उसमें काफी ज्यादा इलाका मेरे हल्के से गुजरता है। वो हमें बहुत ज्यादा शिकायत है कि वहां के रिहायशियों को या वहां जिनकी जमीनें थी उन्हें बहुत कम कीमत पर उनसे जमीनें एक्वायर की गई हैं। इस पर भी तवज्जो जरूरी है, वरना वहां हमारे पास दूसरी सूरत एहतजाज की रह जाती है। आखिर में मैं जनाब सिर्फ नैब के हवाले से यह कहूंगा कि जितनी कोशिश नैब कर ले अपोजिशन पर जुल्म करे या जिस तरीके का इनका प्रचार है इंसाफ का, नून लीग का हर वर्कर उन्हें यही कहेगा कि कम ज़र्फ से मांगू रोशनी की भीख, घर मेरा इतना भी तारीक नहीं। थैंक यू जी। जनाब मोहतरम जमील अहमद खान साहब जी।